नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। ये प्यारा सा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो आपको जॉब दिलवा सकता है और आप जॉब पा जाएंगे अगर हमसे पढ़ेंगे तो। कैसे? क्योंकि हरियाणा सीईटी मेंस के अंदर ग्रुप नंबर 56 57 में जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, सबका फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में हम करवा रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन के तौर पे करेंगे तो किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा, हरियाणा में एक्स वाई जेड कोई भी तैयारी करवाता हो उससे कंपेयर कर लीजिएगा, हमारा कोर्स आपको जो पेड कोर्सेज मिल रहे हैं उनसे भी बेटर होगा। ठीक है, तो हरियाणा इकोनॉमी की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासेस हरियाणा इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और ये है आज की 7वीं क्लास है। ठीक है, अगर आप सिलेबस को स्टार्टिंग से देखोगे, ठीक है, सिलेबस को स्टार्टिंग से देखोगे तो पहले ही लाइन में आपको हरियाणा का जो नेचर है, ठीक है, एक तो हरियाणा की इकोनॉमी का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके साथ साथ अपने प्रॉब्लम्स जो हरियाणा की इकोनॉमी फेस करती है, ये तीनों चीजें पूछी गई है। तो पहली चीज में कैरेक्टर, जो कैरेक्टर और जो प्रॉब्लम्स है उनकी ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स की ये क्लास रहने वाली है। और आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, मैं आपको नेचर वाला पार्ट नहीं करवा रहा हूँ। नेचर वाला पार्ट क्यों नहीं करवा रहा हूँ, आइए डिस्कस करते हैं। नेचर वाला पार्ट मेरा ना कराने का रीजन ये है क्योंकि नेचर के अंदर आपको हरियाणा के जस्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हरियाणा किस सेक्टर में कितनी तरक्की कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर में कितनी तरक्की कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर में कितनी तरक्की कर रहा है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में कितनी तरक्की कर रहा है, या प्रोडक्शन उसका कितना बड़ा है, ये सारी चीजें डिस्कस होती है। और ये सारी चीजें जो डिस्कस होती हैं, ये पुरानी बुक्स के अंदर पुराने डाटास दिए हुए हैं। और अगर हमको इस नेचर को एट प्रेजेंट आज के हिसाब से सिनेरियो में समझना है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे को, जहां से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैं सेपरेट क्लास लेके आऊंगा जिसमें नेचर वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी, ये वाला पार्ट हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब पोर्शन आपका कोई भी नहीं छूटेगा, लेकिन सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है हम नीचे का जो ऑलरेडी है, जिसके अंदर खादी विलेज इंडस्ट्रीज है, एचएफसी है, और जितने में बजट वाला पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। 6 वीडियोस इससे रिलेटेड आ चुकी हैं और ये है क्लास नंबर 7, 7वीं वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरियाणा इकोनॉमी, और साथ साथ में हम प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो टॉपिक होंगे हमारे, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि hssceexamcracker.com एक पोर्टल है, हमारा एक वेब पोर्टल है जिस पर आप इंडिया में, ऐसा नहीं कि एचएसएससी, इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बहन, अगर वो 6 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, या आपके बच्चे किसी भी क्लास में है, हर एक क्लास का पेपर, बोर्ड का पेपर, एग्जाम पेपर, या कह लो कि कंपटीशन से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट इसके ऊपर अवेलेबल है। जाइए अपने आप को साइन अप कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए और जांचिए जरूर कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा एचएसएससी एग्जाम पोर्टल जो हमारा है, इसके अलावा हमारी ऐप भी है प्ले स्टोर पे, टेलीग्राम्स पे आप नोट्स के लिए हमसे मिल सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अगर हम बात करें तो इनको हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे एक एक करके। जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी।
एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी का मतलब होता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा की जो 70% के लगभग यानी 70% जो जनसंख्या है वो किस में लगी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। सारी की सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है 70%। ठीक है, तो हरियाणा एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश, सॉरी देश नहीं कहेंगे, राज्य। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, आधे से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। और इसी के चलते हुए अगर हम देखें तो खाद्यान्न फसलों के अंदर हरियाणा दूसरा गेहूं का सबसे बड़ा योगदान करता है। गेहूं का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर किसका है गेहूं के केसेस में, और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है राइस के केस में। चावल के केस में हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, चावल के केस में हम थर्ड नंबर पे हैं। और वहीं पे गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं की बात करने में हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। देश के अंदर जो बासमती राइस एक टाइप है, टाइप ऑफ राइस है, यानी चावल का एक प्रकार है बासमती, जिसके अंदर कहें कि देश के अंदर हम सबसे बड़े निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। यानी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए उगाते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो देखो, एक तरफ तो आधे से ज्यादा जनसंख्या हमारी लगी हुई है, गेहूं में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, चावल में हम तीसरे नंबर पे आते हैं, और हम बासमती राइस की अगर प्रॉपरली बात करें तो पूरे भारत में सबसे बड़े निर्यातक यानी एक्सपोर्टर कौन है, हम ही हैं। तो ये भी हमारे लिए एक प्राउड ऑफ मोमेंट है कि भाई हम सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। नेक्स्ट आ जाता है हाई पर कैपिटा इनकम, यानी उच्च प्रति व्यक्ति आय। उच्च प्रति व्यक्ति आय के बारे में मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट लेटेस्ट डाटा जितनी जो पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत की है इंडिविजुअली, उससे भी ज्यादा हमारी हरियाणा की है। ठीक है, उससे भी ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है हमारे हरियाणा की है, यानी प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय को आप बोलोगे सर कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा इसका फॉर्मूला आता है। अगर आपसे फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, सर जितना भी पैसा जीडीपी के तौर पे जितना भी पैसा कमाया जाता है, ठीक है, भारत के अंदर प्रोडक्शन से सर्विसेज से जितना भी पैसा कमाया जाता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में, उसको डिवाइड कर दो किससे, को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से यानी जनसंख्या से, तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगा। जितना भी पैसा भारत जो हरियाणा स्टेट की बाउंड्री के अंदर 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 जितना भी पैसा जनरेट होता है, या जितने पैसे की जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उन सबका टोटल कर दें और उसको जनसंख्या से पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम मिलेगी, यानी उच्च प्रति व्यक्ति आय मिलेगी। और ये उच्च प्रति व्यक्ति जो आय है हमारी, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा इसी क्षेत्र में काफी प्रोग्रेसिव स्टेट है, एक प्रगतिशील राज्य है। गोवा और सिक्किम के बाद अगर हम बात करें टॉप पे कौन है, गोवा है, उसके बाद आता है सिक्किम, और थर्ड नंबर पे पर कैपिटा इनकम में हरियाणा का नाम है। थर्ड नंबर पे हरियाणा का नाम है। लेकिन अगर स्टेट प्लस यूटी, यहाँ हालांकि ये किसी बुक में इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर स्टेट और यूटी दोनों को काउंट किया जाए यानी राज्य को भी और केंद्र शासित प्रदेशों को भी काउंट किया जाए, तो हरियाणा का नंबर पांचवा हो जाता है। इनके बीच में तीसरे नंबर पे आ जाता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, और चौथे नंबर पे आ जाता है चंडीगढ़, जो कि हमारी ही राजधानी। ठीक है, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे चंडीगढ़ आ जाता है, और पांचवे पे फिर हरियाणा आ जाता है, अगर स्टेट और यूटी दोनों को काउंट करें। और अगर सिर्फ राज्य की बात करेंगे तो हरियाणा का नंबर कितना है, सिर्फ राज्य के केस में हरियाणा का नंबर तीसरा है। ठीक है, ये है हमारी अब तक की टोटल प्रति व्यक्ति आय के बारे में। उसके बाद इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेवरेबल ज्योग्राफिक लोकेशन, हमारी जो अनुकूल भौगोलिक स्थिति है। अब ये अनुकूल भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, देखो सिंपल सी बात है, एक तरफ तो हमें हमारे लगता है दिल्ली, दिल्ली को हमने तीन तरफ से घेरा हुआ है। ठीक है, ऊपर से हम हमारे पास ऐसा एरिया यानी जिसको हम एनसीआर बोलते हैं, नियर कैपिटल रीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नियर बाय कैपिटल रीजन, कैपिटल रीजन यानी के देश की राजधानी के आसपास लगने वाले जिस क्षेत्र को हम एनसीआर कहते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रखा है, उसका जो भाग है हरियाणा का 50% से भी ज्यादा एरिया किसमें कवर हो रहा है। ठीक है, 50% से भी ज्यादा एरिया किसमें कवर हो रहा है, एनसीआर में कवर हो रहा है। तो
यहाँ पे इस वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम आगे की और डिटेल में बात करें तो राजधानी की निकटता की वजह से अर्थव्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है। ठीक है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक, ये सब के सब एनसीआर के अंदर आते हैं। सारे के सारे क्षेत्र किसमें हैं? एनसीआर में आते हैं। जिससे होता कुछ नहीं है, जैसे देखो एनसीआर में ऐसा नहीं है एनसीआर में आ गया तो कुछ बहुत बड़ा मतलब तमगा मिल गया, लेकिन एनसीआर एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। जो उद्योग क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं और इससे डेवलपमेंट में मदद मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अपने दिल्ली में, उसको देखोगे आधे से ज्यादा तो वो गुड़गांव में बना हुआ है। ठीक है, गुड़गांव से बिल्कुल अंदर नहीं लगता है, गुड़गांव का एक हिस्सा उसका गुड़गांव के अंदर पड़ता है। तो इसी वजह से उसके आसपास बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं, यानी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हैं जो डेवलप हो रखी है। ठीक है, तो ये भी हमारे हरियाणा के ही पक्ष में है। तो हरियाणा के पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा रूरल डोमिनेटेड इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है? रूरल डोमिनेटेड है, ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारी। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से मैं कैसा कहना कहना चाहता हूँ कि भाई 2011 का सेंसस हुआ था, हालांकि देखो 2021 का अभी तक डाटा आया नहीं है। हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुई। तो हम 2011 की जनगणना को ही अब तक काउंट करके चल रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो 65.1% लोग हैं वो केवल गांव में ही रह रहे हैं। मैं कह रहा था ना लगभग 70%, 70% के आसपास ही है भाई, 4-5% कम लगा लो। 65.1% तो वही है जो गांव के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, हालांकि शहरों की जो जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो भी डिक्रीजिंग रेट से। अब डिक्रीजिंग रेट से मतलब क्या होता है कि भाई मान लो एक एक साल 10 व्यक्ति गांव से शहर में आके रहने लगे, अगले साल 8 व्यक्ति आके रहने लग गए। ठीक है, उसके बाद अगले साल 5 व्यक्ति आके रहने लग गए। यानी देखो जनसंख्या तो शहर की बढ़ रही है, एक साल 10 लोग बढ़ गए, अगले साल 8 लोग बढ़ गए, उसके बाद 5 लोग बढ़ गए, लेकिन हर बार जो जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो कम होती जा रही है। ठीक है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी जो दर है वो कम होती जा रही है। तो यही हम कंसेप्ट हमें समझना है, और यही हमारा एक हमारी विशेषता है कि ग्रामीण जनसंख्या से शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, गांव से लोग आके शहर में बस रहे हैं, लेकिन जो रेट है वो बहुत धीमा है, बहुत कम है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत है, बहुत जो बुनियादी ढांचा है, या कह लो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में एक और शब्द कहते हैं, अधोसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना, ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा बहुत मजबूत है। 1970 में 1970 में पहला भारत भारत का पहला ऐसा राज्य जहां पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, यानी बिजली का विस्तार पूरे राज्य में पहुंच गया। ठीक है, बिजली का विस्तार पूरे राज्य में 1970 तक हम पहुंच चुके थे। यह पहला पूरा एक अकेला पहला राज्य ऐसा था जो पूरी तरह कह लो कि इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा हर मौसम के जो रोड है, कंप्लीट रोड बने हुए हैं गांव के अंदर। जितने भी गांव है सबके सब रोड से कनेक्टेड है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें रोड ना बना हो। ठीक है, छोटी मोटी कोई ढाणी हो सकती है, कोई अब कमेंट कर दे गुरुजी हमारे गांव में रोड को नहीं। ठीक है, हो सकता है भाई कोई ना भी हो, लेकिन ऐसा अकॉर्डिंग टू द डाटा, जो सरकारी विभाग का जो डाटा होता है उस डाटा के अनुसार भारत के हरियाणा भारत के हरियाणा राज्य में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे रोड नहीं बना हुआ है। ठीक है, 88% भूमि के ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है। अब ये घट के 83% के आसपास हो गई। ठीक है, पहले का डाटा था, अब ये घट के 83% के आसपास हो गई है। तो हरियाणा में लगभग 88 की छोड़ो, इसको 83 कर लो, 83% भूमि कृषि सिंचित है, जहाँ पे खेती वगैरह की जाती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सीईटी में भी पूछा गया था, कितने भाग के ऊपर कृषि की जाती है? लगभग 83%। ठीक है, 83% के ऊपर कुछ की जाती है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं हम, जो हरियाणा में सरकार के औद्योगिक संपदा विकास करके औद्योगिक बुनियादी ढांचे काफी मजबूत है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा गवर्नमेंट का काफी अच्छा। हरियाणा में 2015 के अंदर भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसके अंदर हरियाणा की जो रैंक थी वो 4th थी। ठीक है, अगर 2022 की अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट रैंक पे आ चुके हैं। 2022 में हम पहली रैंक पे हैं।
2015 में हम चौथी रैंक पे थे, यानी कंटिन्यूअसली हम तरक्की कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना हो, एक रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी आप अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या अधोसंरचना है उसका कितना विकास कर पा रहे हैं, ताकि लोग आराम से अपने जो उद्योग धंधे हैं वो आराम से खोल सकें, आराम से बिना किसी रुकावट के अपने बिजनेस कर सकें। ऐसा कितना उस रैंक में क्या किस नंबर पे है? तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उत्तर भारत के, उनमें हरियाणा पहले नंबर पे है भाई। ठीक है, हरियाणा उनमें पहले नंबर पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में हरियाणा पहले नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कंड्यूसिव बिजनेस, अनुकूल अनुकूल व्यवसायिक वातावरण काफी हमारा अच्छा है भाई। व्यवसाय के हिसाब से हमारा हरियाणा का जो सेवाएं हैं, ई गवर्नेंस सेवाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे सरल पोर्टल है, ठीक है, सरल पोर्टल के ऊपर आप कोई भी सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है, गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स है, वेब पोर्टल्स है, जिनके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ सारी सारी की सारी परमिशंस ऑनलाइन मिल जाएंगी। आपको ऑफिस में चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। ठीक है, ऊपर से शांति प्रिय राज्य है, काफी लोग शांत है, शांति प्रिय राज्य है, उत्कृष्ट कानून व्यवस्था है, स्थिति सब बहुत अच्छी है। औद्योगिक संबंध काफी अच्छा है, काफी हार्मोनियस रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है। सरकार के अनुकूल नीतिगत जो वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर नॉर्थ इंडिया में 2022 में हमारी पहली रैंक आई है, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत है, लो सेक्स रेशो, कम लिंगानुपात। ये विशेषताओं में काउंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पता नहीं राइटर ने क्यों इसको विशेषताओं के अंदर डाला है। ठीक है, हमारा जो लिंगानुपात है वो काफी कम है। अगर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताएं तो कितना है, 879 है। लेकिन अभी रिसेंटली 2022 के अंदर एक ऑफिशियल सा डाटा रिलीज हुआ था, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि हमारा जो लिंगानुपात है बढ़ के 922 तक आ चुका है। ठीक है, 922 तक आ चुका है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ भी हमने काफी डेवलपमेंट कर ली है। पिछले एक दशक में हम यहाँ भी काफी डेवलपमेंट कर चुके हैं। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर, मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, कितनी महिलाएं हैं। ये डाटा क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। 0 से 6 की एज में, यानी 0 से 6 की एज में जो बाल लिंगानुपात है वहां पे हम 830 पे हैं। ये काफी खराब स्थिति है, इसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा रीजनल इनइक्वालिटीज, क्षेत्रीय असमानताएं। देखो कुछ राज्य तो हमारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री वाले हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मतलब इंडस्ट्री बहुत कम है, ठीक है, उद्योग धंधे बहुत कम है। तो वहां पे उनको भी बराबर में लाके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बड़े बड़े राज्यों की बात करते हैं तो जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रोहतक है, सोनीपत है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी डेवलप है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एक एरिया ऐसा है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, मेवात है, उस रेवाड़ी तो चलो अभी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। उसके बाद इधर भिवानी क्षेत्र में बात करते हैं, सिरसा की बात कर लो, फतेहाबाद की बात कर लो, ये काफी मतलब कह लो कि काफी कम डेवलप्ड है, काफी पिछड़े एरियाज में आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पिछड़े सामाजिक रीति रिवाज, पिछड़े सामाजिक रीति रिवाज, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि भाई देखो जो रीति रिवाज चल रहे हैं ना, उनके परंपराएं जो चल रही है वो हमारे राह की बाड़ा, मतलब एक रोड़ा बनी हुई है। रोड़ा समझते हो? एक अपने देसी भाषा में कहते हैं ये तो रास्ते का रोड़ा है। रोड़ा का मतलब ये नहीं रास्ते का पत्थर। अब क्या है, हमारे जो सोशल कस्टम्स है वो हमारे रास्ते की रुकावट बने हुए डेवलपमेंट के केस में। हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारे में कस्टम क्या हो गया, दिखावे का कस्टम है। आज अगर एक लड़की की शादी होती है, एक लड़की की शादी होती है, उस शादी के अंदर चाहे उसके माँ बाप के पास कुछ ना हो, लेकिन वो बढ़ चढ़ के एक काम करने की कोशिश करेगा, टेंट पे बहुत ज्यादा पैसा लगाएगा, खाने पीने पे बहुत ज्यादा पैसा लगाता है। ठीक है, खाने पीने पे बहुत ज्यादा पैसा लगाएगा। इसके अलावा अपनी बेटी को दहेज का सामान देने की कोशिश करता है, जो कि एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज के अंदर, दहेज प्रथा।
ठीक है, तो दहेज देने की कोशिश करता है और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, केवल सिर्फ़ इस बात के ऊपर कि भई अगर मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है? अगर मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे? राजस्थान जैसे स्टेट्स में ये समस्याएँ और भी ज़्यादा हैं, हरियाणा में भी है, राजस्थान में और भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी, ठीक है? रिजिड कास्ट सिस्टम जो हमारा कास्ट सिस्टम है, प्रचलित कठोर जाति व्यवस्था है, ठीक है? हम जातिवाद के अंदर जो फँसे हुए हैं, उसकी वजह से हम गतिशील नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लेबर्स को हम अब अस्पृश्यता के भाव से देखते हैं, अनटचेबिलिटी के भाव से देखते हैं, ठीक है? और जो लोग हैं, वो ये नहीं देखते कि मतलब सामाजिक चीज़ों में हम कितनी मेहनत से कितनी मेहनत की कमाई हम कर रहे हैं, ठीक है? सामाजिक अनुष्ठानों के अंदर हम पैसा फूँक रहे हैं, जैसे मैंने अभी शादी का एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है? हद से ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करते हैं। जब शादी होती है किसी लड़की की, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भई उस पैसे को अगर हम उन कस्टम्स में इतना खर्च ना करें, उस पैसे को कोई और यूज़ में लिया जा सकता है, लड़की की पढ़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? और कह लो कि परिवार के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिससे और भी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इस बारे में हम थोड़ा कम सोचते हैं, ठीक है? ये विशेषताएँ थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हरियाणा इकोनॉमी की थी। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की। अब प्रॉब्लम्स के केसेस में क्या है? मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम किसको करेंगे? प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा इकोनॉमी यानी कि हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसकी समस्याएँ क्या हैं? उसकी समस्याओं की अगर हम बात करें, तो हरियाणा के जो है मोस्ट ऑफ स्टेट्स हैं या भारत के जो जितने भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनके अंदर हरियाणा एक विकसित राज्य है, डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है? पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जो रुकावटें बनी हुई हैं, उन सब के बारे में वो सारी की सारी हमारी समस्याएँ हैं बहुत से देखो हालाँकि हम डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, ठीक है? पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि फिर भी हरियाणा में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करो या सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपके लिए बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जा रहा है। कोई पैसा नहीं है इस चीज़ का भई, बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जा रहा है। कोई पैसा नहीं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा जॉइन करना चाहता है एक स्पेशल बैच जॉइन करना चाहता है एक स्पेशल बैच जिसके अंदर मैं पढ़ाता नहीं हूँ भाई, पहले बता देता हूँ मैं उस बैच में पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, डेली टारगेट्स प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को, जो कि आज आपको इतना पढ़ना है, यहाँ से एमसीक्यू लगाने हैं, ये प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन पेपर है, इसका एनालिसिस ये होगा, ये सारी डिटेल विद डेली टारगेट एनालिसिस सारा कुछ कंप्लीट कराया जाता है, ताकि आपके एग्जाम के अंदर आप जितनी भी नंबर पे आप बैठे हो, वहां से आप 15 से 20 नंबर आपके इंक्रीज हो जाए, आप सिलेक्शन में कंफर्म सिलेक्शन में, एक तो वो सिलेक्शन में हो और एक होता है कंफर्म सिलेक्शन में हो। तो कंफर्म सिलेक्शन में लाने के लिए मैंने एक स्पेशल गाइडेंस बैच शुरू किया हुआ है व्हाट्सएप पे, ठीक है? इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा 9034145146 के ऊपर। ये कंप्लीटली गाइडेंस बैच है, इसकी छोटी सी एक मिनिमम फीस रखी गई है। पहले ये बैच मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों का जो रिस्पॉन्स था ना वो फ्री में अच्छा आया नहीं। तो अच्छा नहीं आया, इस वजह से मैंने इस कोर्स को पेड कर दिया, इस बैच को पेड कर दिया। व्हाट्सएप पे ये बैच चलता है और इसके अंदर डेली टारगेट्स, डेली सब कुछ अचीवमेंट्स आपकी डेली रिकॉर्ड होती हैं। आप किस समय क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारी चीज़ें। आपके किसी भी समय कोई डाउट होते हैं, उन डाउट्स को सॉल्व करने का काम इस पे किया जाता है। ठीक है? मिनिमम फीस है ₹300, ₹300 ओनली। इसके अंदर आप ये जॉइन कर सकते हो टिल द एग्ज़ाम। और इसके साथ-साथ अगर जो बच्चा इसमें रह गया, मतलब ग्रुप सी के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसको ग्रुप सी के बैच में ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस उसका सिलेक्शन ना होता है, तो ग्रुप डी का बैच उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है? अगर ग्रुप सी में वो रह गया, तो ग्रुप डी वाले बैच में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी, बिना किसी पैसे के लिए। तो ये एक छोटी-सी और इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। चलिए, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर
ऑक्यूपेशन। अब कृषि व्यवसाय व्यवसाय पर अत्यधिक निर्भरता। अब देखो सिंपल सी बात है, एक आपको मैं क्लियर बता दूं। हालांकि हमारी जो 65.1% जो जनसंख्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर में जुड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक भी तो है कि भाई देखो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो मतलब पार्ट है, जो हिस्सा है, वो बहुत कम है भाई। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में, या कह लो कि स्टेट की जीडीपी में, जीएसडीपी जिसे कहते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, उसके अंदर जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, केवल 19.6% रह गया एग्रीकल्चर सेक्टर का। जो एक तो 65.1% जो जनसंख्या लग गई, और उसमें से उनका प्रोडक्शन जो आ रहा है या हिस्सा आ रहा है, वो केवल 19.6% आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये प्रतिशत घटा है, और बहुत ज्यादा घटा है। क्यों? क्योंकि एक समय था जब 1966-67, जब भारत के जो पंजाब से अलग होके भारत के पंजाब से अलग होके हरियाणा बना, तब जो प्रोडक्शन था, या इसका जो पार्ट था, वो था 56.6%, जो घट के अब 19.6% रहे। के अलावा अगर हम बात करें इसी वजह से, देखो क्योंकि 65% तो जनसंख्या लगी हुई है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो 65%, जनसंख्या की बात करें तो 65%, ठीक है, 65.1%। और वहीं पे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो केवल 19.6%। इसका मतलब क्लियरली ये है कि छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी खेत में अगर 3 लोग काम करें तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, और खेत में उसकी जगह 3 की जगह 10 लोग लगे हुए हैं तो भी प्रोडक्शन सेम है। तो ये जो बचे हुए 7 व्यक्ति हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ये एक्चुअली में कौन है? छिपे हुए बेरोजगार। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार है। और ये जो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार है, हरियाणा में ये काफी ज्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हरियाणा का कृषि क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ भी दर्शाता है अपने आप को। अगर हम बात करें ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी बहुत कम है। सर्विस सेक्टर ने हमारी बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ की है, सेवा क्षेत्र ने बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन वहीं पे कृषि क्षेत्र की ग्रोथ जो है, या विकास है, ये बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट हमारा आगे आ जाता है रीजनल डिसपैरिटीज, यानी क्षेत्रीय असमानताएं। अब क्षेत्रीय असमानताएं भी वही बात है, हमारा काफी एरिया बिछड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हम बात करें नूह, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, ये काफी ऐसा एरिया है भाई जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। राजस्थान से बॉर्डर लगता है इनका, आधे से ज्यादा इलाका इनका रेगिस्तानी है, बारिश बहुत कम होती है, ये पिछड़े हुए एरिया है। ठीक है, इसके अलावा नूह के अंदर भी काफी अरावली पर्वत वगैरह श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, जहाँ पे भूमि के टुकड़े हैं, और वहां पे काफी डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह काफी आते हैं, अंधड़ अंधड़ जिसको बोलते हैं, आंधियां चलती हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे कह लो कण होते हैं। और इसी वजह से ये भी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जो यदि पिछड़े हुए जिलों को आगे लाना है हरियाणा में, तो जो डेवलपमेंट की स्पीड है, वो काफी तेज करने की जरूरत है। अगर देखो हरियाणा में डेवलपमेंट ना होने का रीजन ये नहीं है कि भाई हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज भी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास HSIIDC भी है, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी है हमारे पास भाई। ठीक है, लेकिन समस्याएं कहाँ है? समस्याएं हैं कि हमारे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, और उन पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स को आगे लाने की डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट आता है हमारा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर जो बुनियादी ढांचा है हमारा। कमजोर बुनियादी ढांचे के अंदर सड़क, रेलवे, बिजली उत्पादन, बांध, सिंचाई सुविधाएं। हालांकि हमने बिजली पहुंचा दी 1970 में ही सभी गांव में, लेकिन क्या सभी गांव को हम 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कर पा रहे हैं? 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। ठीक है, हालांकि जो बुनियादी ढांचे में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। बुनियादी ढांचे में पहले तो ये देखते हैं आता क्या है। रोड, रेलवे, पावर जनरेशन, डैम, इरिगेशन फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ, यानी सड़क, रेलवे, बिजली उत्पादन, बांध, सिंचाई सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये सारी सुविधाएं किसके अंदर आती है? बुनियादी ढांचे, अधोसंरचना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात के अंदर आते हैं। इनमें से काफी चीजें हमारी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें कम भी है, बहुत सी चीजें
कम भी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी स्थिति कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी औद्योगिक इकाई हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आता है पुअर सेक्स रेशियो। ये भी चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 1000 पे पुरुषों की महिलाओं की संख्या, ठीक है। इसके अंदर सेक्स रेशियो में काफ़ी हमारी नैतिक बुराइयों को दर्शाता है। अब देखो सेक्स रेशियो के अंदर की वजह से हम नैतिक बुराई जो है, मॉरल इवल्स है, वो दर्शाए जाते हैं। अगर हम कोई ये किसी राज्य के सामने ना हम ये बोले, या हम किसी को ये बोले कि यार हम हरियाणा से, ठीक है, हम हरियाणा से हैं, और वो मान लो वो कोई पर्सन है जो केरला से है, और हरियाणा के राज्य से मिलता है, और उसने भी पढ़ा है कि भाई सबसे बुरी कंडीशन जो है हरियाणा की है। तो अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो केरला का है, जिसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, और जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, ये बहुत अच्छे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि भाई वो व्यक्ति है ना, ये बोलेगा यार तुम हरियाणा से हो, तो तुम्हारे यहाँ पे ये स्थितियाँ खराब क्यों हैं? उसके दिमाग में क्या आएगा कि हमारी मॉरल लेवल्स जो है, नैतिक बुराइयाँ हैं हमारे समाज में, ठीक है? हम भ्रूण हत्या वगैरह वाले जो मामले हैं ना हरियाणा में ज़्यादा होते हैं, ऐसा उसके दिमाग में आएगा, ठीक है? भ्रूण हत्या की गंभीर समस्या को दर्शाएगा ये चीज़ें कि भई लड़कियों को तो यहाँ पैदा होते ही मार दिया जाता होगा, इसीलिए ऐसा कम है, ठीक है? तो ऐसे असंतुलित समाज के अंदर महिलाओं की भागीदारी भी काफ़ी कम होती है। अगर महिलाएँ कम हैं, तो महिलाओं की भागीदारी कम होगी। महिलाओं की जो वर्क फ़ोर्स है, लेडीज़ जो फीमेल वर्क फ़ोर्स है, वो काफ़ी कम मिलेगी, जिससे जो डेवलपमेंट होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है? इसके अलावा शिक्षा का निम्न स्तर, हालाँकि देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, ठीक है? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ें, लेकिन फिर भी हमारा जो एजुकेशन लेवल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है? कुछ जिले तो ऐसे हैं जैसे नूंह, फतेहाबाद, पलवल, यहाँ पे साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा कम है। 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से केवल 56.14% जो आबादी है वो साक्षर थी। कहाँ पे? नूंह जिले की। नूंह जिले में, नूंह में, अगर नूंह की बात करते हैं, नूंह यानी मेवात, जिसका नाम बदल के नूंह कर दिया गया है, वहाँ पे 100 में से केवल 56 लोग पढ़े लिखे हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो 100 में से केवल 37 पढ़ी लिखी हैं। यानी महिलाओं की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। ठीक है? पुरुषों की तो खराब है ही है, महिलाओं की तो और भी ज़्यादा खराब है। लेकिन हालाँकि ये सभी राज्यों में सभी जिलों में नहीं है। सभी जिलों में तो ये कंडीशन नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये एक बुराई को तो दर्शाता है। लोगों के अंदर इक्वालिटी नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड साक्षरता संतोषजनक नहीं है। ठीक है? लोगों के निम्न स्तर के कारण मानव संसाधन की कमी हो रही है। क्योंकि लोग स्किल नहीं है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनके अंदर स्किल नहीं होगी, और स्किल नहीं होगी तो वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उनको ज़्यादा पैसा कमा सकें। दिहाड़ी मज़दूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और दिहाड़ी मज़दूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी तो भाई अपने आप आपका डेवलपमेंट जो है कम हो जाएगा। ठीक है? हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय जो है सभी राज्यों में तीसरे नंबर पे आती है। लेकिन अगर साक्षरता दर की बात करें तो 29 राज्य, 29 कहाँ रह गए भाई? 28 करो इसको। 28 राज्यों में हम 17वें नंबर पे हैं। ठीक है? और अगर इसका यूटीज का मिला दें, यूटीज को भी मिला दें, तो हम बहुत ही ज्यादा 23वें 24वें नंबर पे आ जाते हैं। यानी हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है भाई, एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लिंगानुपात के मामले में। हमारी जो हरियाणा की जो स्थिति है वो काफी खराब है, जिसको हम डे बाय डे इंक्रीज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, के अलावा इसका एक नया नाम भी दे दिया गया है। मुझे कमेंट में बताइएगा इसका नया नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इसका नया नाम क्या है? ठीक है, नया नाम क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद घिसे पीटे रीति रिवाज, पुराने तरीके, वैज्ञानिक तरीकों को हम फॉलो नहीं करते। अशिक्षित लोग हैं, काफी पिछड़ी हुई संस्थाओं से हम बिलोंग कर रहे हैं, या पिछले मतलब भाग्यवाद पे निर्भर निर्भर है। हम सोचते हैं जब भविष्य में होगा, भाग्य में होगा, वो देखा जाएगा। अपने आप को गरीब मानते हैं, और उस गरीबी के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारी किस्मत ही खराब है। ठीक है? हमारी किस्मत ही खराब है, ये मान लेते हैं। हम उस किस्मत को अच्छा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अगर किस्मत बदलोगे, आज अगर आप अच्छे से पढ़ोगे,
अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करोगे तभी नौकरी लगोगे, और नौकरी लगेगी तो किस्मत भी अपने आप बदल जाएगी। आप पढ़ोगे, आपको एजुकेशन मिलेगी, आप पढ़े लिखे कहलाओगे, और पढ़े लिखे के साथ साथ आप नौकरी वाले भी हो जाओगे। तो पढ़े लिखे नौकरी वाले, अपने आप आपका भाग्य बदल गया ना। तो भाग्य को बदलने की कोशिश ही तो होती है नौकरी। ठीक है। आपको देखा है कहीं जिसका भाग्य ऑलरेडी चमक रहा है, पैसे का खूब पैसा है, करोड़पति है, वो कहीं नौकरी कर रहा है? वो कहीं नौकरी नहीं कर रहा, वो नौकरी करवा रहा है। जो करोड़पति है वो नौकरी करवा रहा है, ना कि कर रहा है। ठीक है। अंबानी का बेटा आपने देखा कभी गवर्नमेंट जॉब का, जो एसएससी का या एचएसएससी का फॉर्म भर दे? नहीं होता ना ऐसा। तो हम अपनी जो स्थितियां हैं, हमारी अशिक्षिता है, पिछड़ा वर्ग है, वहां से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। दोनों ही अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आर्थिक प्रगति का रवैया है काफी उदासीन है, काफी न्यूट्रल सा है भाई, बहुत कम है। ठीक है। उसके अलावा हमारा राजकोषीय घाटा, कुछ हायर फिजिकल डेफिसिट। हम क्या करते हैं, हमारा जो खर्चा है, हमारे राज्य का जो खर्चा है वो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन कमाई बहुत कम है, जिसकी वजह से हम बार बार क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। और उधार ले लेके हमने जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज्यादा कर लिया है। ठीक है। हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज्यादा खर्च कर लिया है। और इसी चीज में क्यों कर लिया है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे बोझ है। हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, राजकोषीय घाटे को जो लगातार बढ़ा रही है। सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। गरीबी हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, राजकोषीय घाटे, ये सभी इनका मेन रीजन है। भाई हद से ज्यादा सब्सिडी देना, पेंशन देना। ठीक है। गरीबी हटाओ के कार्यक्रमों में खर्चा करना, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में खर्चा करना। और ये खर्चे ऐसे हैं जो सरकार, ये खर्चे ऐसे हैं जिसको करना सरकार की क्या है, मजबूरी है। इन खर्चों को करना सरकार की मजबूरी है भाई। और व्यापारी वर्ग द्वारा जो टैक्स वगैरह चोरी किया जाता है, हालांकि बिजनेस क्लासेस में ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कमी है। भाई टैक्स इवेजन, दो मैं आपको टर्म बताता हूँ, हालांकि इंग्लिश में है, एक बार हिंदी में सर्च कर लेना। ठीक है। तो बताता हूँ आपको दो टर्म। एक होता है टैक्स इवेजन, इवेजन, और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन में तो क्या है, टैक्स की सीधी सीधी कर रहे हैं चोरी, टैक्स ही नहीं भर रहे हैं, पैसा ही छुपा लिया। ठीक है। काला धन बोलते हैं, काला धन है क्या? काला धन का क्या रंग काला होता है? ठीक है। ऐसा नहीं है। या नोट किसी और कलर का होता है, कुछ ऐसा कोई कुछ चक्कर नहीं है। उस टैक्स जो काला धन है उसको इसलिए काला धन बोला जा रहा है क्योंकि उस पैसे का टैक्स नहीं भरा गया है। और टैक्स भर दिया तो वो धन सफेद हो जाता है। ठीक है। व्हाइट मनी कहलाता है फिर। अब जो ये टैक्स इवेजन है, इसमें तो सीधा सीधा टैक्स की चोरी की जाती है। टैक्स अवॉइडेंस में क्या किया जाता है, लीगल तरीका, टैक्स को चोरी करने के कानूनी तरीके खोजे जाते हैं, लीगल तरीके, जिसके अंदर कौन मदद करता है, सीए, चार्टर अकाउंटेंट। ठीक है। ये जो सीए होते हैं, इंडिया में तो टैक्स को बचाने के लिए लोग सीए को लाखों रुपए तनख्वाह देते हैं। और जिस वजह से अभी भारत की जो स्थितियां हैं वो काफी कमजोर है। टैक्स की लगातार चोरी। ठीक है। व्यापारी वर्ग टैक्स की चोरी करता है, टैक्स अवॉइडेंस व्यापारी वर्ग द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा ये टैक्स इवेजन भी करते हैं। यहाँ पे टैक्स इवेजन है। ठीक है। टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस तो हर कोई करता है। कैसे टैक्स को कम किया जा सकता है, एलआईसी की कोई पॉलिसी ले लो। ठीक है। अपने आप को कोई लोन ले लिया, लोन लेके दिखा दिया कि भाई मैं तो इसकी किस्तें भर रहा हूँ, और अगर मैंने टैक्स भरा तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं बचेंगे। लोन ले लेते हैं, एलआईसी की पॉलिसी ले लेते हैं ताकि टैक्स कम लगे। ये लीगल तरीके हैं, ये टैक्स अवॉइडेंस के तरीके हैं। और सीधा सीधा पैसे को छुपा लेना, कैश में डील कर लेना। आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना था, लेकिन आपने कैश में डील कर लिया और घर पे लॉकर में पैसा रख लिया। ये क्या है, टैक्स इवेजन है। ठीक है। लंबी अवधि के कारण आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने की जरूरत है भाई। अगर लंबे समय तक ये चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हरियाणा की इकोनॉमी ही धराशायी हो जाएगी। कमजोर शासन व्यवस्था, हमारी कमजोर शासन व्यवस्था है ड्यू टू
वीक एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, कमजोर प्रशासनिक अर्थव्यवस्था या व्यवस्था के कारण। ठीक है जी। तो कमजोर प्रशासनिक अर्थव्यवस्था क्योंकि रणनीति योजनाएं काफी कम प्रभावी होता है। अब देखो वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से देखो ऊपर से योजनाएं तो बन जाती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाती। अब समस्या क्या है, अगर मान लो सरकार ने कोई स्कीम लागू कर दी, अब उस स्कीम को निचले स्तर पे अच्छे से लागू ही नहीं किया गया, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो बहुत कमजोर है, वितरण प्रणाली बहुत कमजोर है। ठीक है, जितने भी विकासात्मक प्रोग्राम्स बनते हैं वो काफी अप्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, इनइफेक्टिव है। क्योंकि प्रोग्राम्स तो बनाए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कार्यान्वयन, क्या बोलते हैं इस शब्द को, पढ़ लेना भाई। ठीक है, इतनी परफेक्ट हिंदी तो मेरी भी नहीं है। उसके बाद कमजोर शासन व्यवस्था। ठीक है, कमजोर शासन व्यवस्था के कारण सरकार काफी अपेक्षित परिणाम देखा जाता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हम सोच रहे थे, जो टारगेट हम बना के चलते हैं वो पहुंचते अचीव ही नहीं होते। उसके अलावा भ्रष्टाचार, घोटाले, फर्जीवाड़े, ये तो नॉर्मल सी बात है आज की सरकार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक उद्यम का अभाव, मॉडर्न एंटरप्राइजेस। हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, देखो गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल सेटअप्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत आधुनिक उद्गम स्थल बनाए हुए हैं। लेकिन अब एक बात सोच के देखो कि भाई यहाँ पे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पूरे हरियाणा को तो एक जगह ला के रोजगार नहीं दे सकते ना। हमें इन चीजों की जरूरत और डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, लेकिन और डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उद्यमशीलता वाला कौशल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स हैं वो है ही नहीं हमारे पास। हम जैसे जैसे अच्छे प्रबंधन की तरफ जाते हैं, पारंपरिक तरीकों को अपनाते हैं। अगर हम कुछ बिजनेस शुरू भी कर देते हैं तो हम पहले पुराने वाले तरीकों को फॉलो करते हैं। ठीक है, पुराने तरीकों को फॉलो किया जाता है हमारे द्वारा, और पुराने तरीकों को फॉलो करने की वजह से हम काफी पिछड़े हुए रहते हैं इन चीजों में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत कम है जिसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत कम है। तकनीकी पिछड़ापन, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। अब हरियाणा के अंदर आधुनिक अनुसंधान विकास सुविधाओं की का अभाव है, टेक्नोलॉजी बहुत कम है। ठीक है, हरियाणा का बालक क्या सोचेगा अपन, भाई 10वीं होगी, 12वीं होगी, कई तो 10वीं के बाद ही लग जाते हैं आर्मी खातर रेस मारो, आर्मी में लगा ये रेस मारो। ठीक है, कई 12वीं बाद से बोले क्लर्क की तैयारी में जुट जाओ, कुछ और कर लो। लेकिन अपने अंदर जो स्किल्स है, भाई कोई पर्सनल डिप्लोमा ले लो, कोई ऐसी स्किल डेवलप करो जिससे आप रोजगार भी पा सको, साथ साथ में कोई स्किल्स डेवलप करो। ऐसी कोई स्थिति में हम देखते ही नहीं ना। हमारे लिए तो क्या चीज है, भाई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ब्याह हो जाएगा, सुतरे बालक पड़ जाएंगे और अपने निफराम, यही सोच है। और इसी सोच के साथ हम तैयारी करते हैं। ठीक है, और ये सोच कहीं ना कहीं, ये भी कहना गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो कैसी है, मेजोरिटी जो है वो क्या है, जिसके अंदर मैं भी आ जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं भी उसी में आ गया हूँ। ठीक है, ये जो मेजोरिटी है ये सारी मिडिल क्लास मेजोरिटी है। और मिडिल क्लास मेजोरिटी जब किसी चीज के लिए लगती है ना, तो उसको लगता है कि पहले, सबसे पहले जरूरी है सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल जरूरी है। और सर्वाइवल के लिए सबसे पहले क्या चीजें चाहिए होती है, भाई पैसा चाहिए आप। और पैसा आएगा नौकरी से, पैसा आएगा नौकरी से। ये हमारी पहली सोच हो जाती है। ठीक है, हाँ, हमारे परिवार में अगर कोई स्टेबल हो जाए, हमारे परिवार में कोई स्टेबल हो जाए के बाद हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, खर्चा तो चल ही रहा है, तो क्यों ना कोई अपना काम करने का ट्राई किया जाए, कोई रिस्क लिया जाए। रिस्क जब भी लिया जाता है जब पेट भरा हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप, जो मिडिल क्लास व्यक्ति है ना, जो वो रिस्क लेता है, कब लेता है, रिस्क कब लेगा, जब उसका पहले से पेट भर चुका हो। और पेट नहीं भरा होगा तो वो रिस्क भी नहीं लेगा भाई। ठीक है,
और पिछड़े टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, उच्च पूँजी उत्पादन की वजह से राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की काफ़ी बर्बादी हो जाती है। हालाँकि पहले तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज़ है बहुत कम, ठीक है? प्राकृतिक संसाधन है ही बहुत कम, ऊपर से पूरा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की वजह से हम आधी से ज़्यादा चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी की वजह से भी प्रोडक्शन पे मतलब काफ़ी कम असर पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का नुकसान होता है। नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, अभी जैसे मैंने आपको समझाया। हरियाणा में जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संपदा है, बारहमासी नदियाँ, ये बहुत कम है ही कहाँ भाई, ठीक है? ये सारी सी समस्याएं है ही कहाँ? हरियाणा के कुछ जिलों के अंदर चट्टानी और रेगिस्तानी इलाके हैं, ठीक है? ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नूह, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, ये सारे के सारे राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इन खुद जिलों के अंदर आधे से ज्यादा बहुत कम वर्षा होती है और रेगिस्तानी इलाके भरे पड़े हैं। स्लो कैपिटल फॉर्मेशन, धीमी पूंजी निर्माण, हमारी जो पूंजी का निर्माण है वो बहुत कम धीरे धीरे होता है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं। देखो हरियाणा का जो व्यक्ति है ना, जो बिजनेस क्लास है वो तो इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज्यादा डरता है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने से डरता है भाई। अब निवेश करने से डरने का भी मेन रीजन है, मेन रीजन यही है कि भाई वो पहले अपने आप को सिक्योर करने की सोचता है, अपनी फैमिली को सिक्योर करने की सोचता है। अगर पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन महंगाई इतनी है कि पैसा बचता नहीं है, ठीक है? हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। हाई रेट ऑफ कैपिटल प्रमोशन अगर होगा तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगी। हरियाणा के अंदर जो पूंजी निर्माण की जो दर है, कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो बहुत कम है। और इस वजह से जो लोग हैं, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की आदत मतलब बहुत कम होती है। लोग बचत करते ही कहाँ है, ठीक है? ग्रामीण लोगों की तो बचत गांव के लोगों की अगर हम बचत की बात करें, ये पॉइंट हमने रूरल मार्केटिंग में भी डिस्कस किया। रूरल मार्केटिंग में भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि भाई एक बार मान के चलो कि भाई गांव का व्यक्ति है, जो गांव का एक एक पर्सन है जो गांव से बिलोंग करता है। उस पर्सन की पहली सोच क्या हो जाती है कि भाई मेरे को परिवार पालना है। अगर उसके पास कुछ बचत होती भी है तो उसको वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है? इसके अलावा अगर पहली बात तो बचत होती बहुत कम है, क्योंकि जो गांव का व्यक्ति है ना वो ये सोचता है यार पहले अपना जो काम पहले आ रहा है ना उसको निपटा लो, बाद में देखेंगे कि पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे, ठीक है? तो जो बचत होती है ना, तो बचत के केस में अगर कोई गांव का व्यक्ति बचत कर भी ले, पैसा बचा भी ले, तो उसको इन्वेस्ट नहीं करता है, उसको कहीं पे लगाएगा नहीं। और बचत ना करने की वजह से जो बैंकिंग हैबिट्स का कमजोर हो जाती हैं। मुद्रा और पूंजी बाजार ये सारे के सारे काफी कम हो जाते हैं। बचत उत्पाद चैनलों को निवेश नहीं किया जा पाता। और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है भाई? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, वीक मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ तो पूंजी बाजार है, ठीक है? एक तरफ है पूंजी बाजार और एक तरफ है मुद्रा बाजार। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, जो मनी मार्केट होता है ना, कैसे जब पैसे का लेन देन 1 साल से कम के लिए किया जाए, ये अवधि के हिसाब से बांटे गए, टेन्योर के हिसाब से, ठीक है? टेन्योर के हिसाब से, अवधि के हिसाब से बांटे गए। जब पैसा 1 साल से कम कम के लिए होता है लेन देन के लिए, उसे मनी मार्केट कहते हैं। और जब पैसे का लेन देन या जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स हैं ये 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, तो उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है? शहरी क्षेत्रों के अंदर खर्चे वगैरह काफी देखे जाते हैं। अधिक खर्चे जो होते हैं दिखावट के लिए किए जाते हैं, ठीक है? कोई आपका दोस्त है एडिडास के जूते ले आया, आप उससे भी अच्छे कोशिश करते हो नाइकी के लेके आओ, रिबॉक के लेके आओ, ठीक है? शहरों में ये चीजें देखने को मिलती है। अगर और गांव में क्या देखने को मिलता है कि भाई मेरे पड़ोसी ने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च किए थे, मैं 15 लाख खर्च करूँ। ये गांव के लोगों की सोच रहती है, ठीक है? दिखावटी चीजें ज्यादा है हमारे पास, इसी वजह से हम हमारी बचत बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो बहुत कमजोर है। सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां जो हैं वो बहुत कमजोर है, पीएसयू जिसे बोलते हैं, ठीक है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज, ये बहुत कमजोर है हमारे यहाँ की, लगातार घाटे में चल रही है, ठीक है? एम्प्लॉयज जो हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, उनकी कार्य संस्कृति काफी खराब हो चुकी है। अब वो ढंग से काम करना ही नहीं चाहते, आउटडेटेड या तो एक तो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है? उसके ऊपर
जिसकी मतलब दक्षता में काफ़ी बाधाएँ हैं इनकी, एलिजिबल पर्सन्स नहीं काम करते हैं। अब ये देखो, है तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, है तो बिज़नेस यूनिट्स ना, तो बिज़नेस यूनिट्स को ज़्यादातर बिज़नेस वालों को हैंडल करना चाहिए। लेकिन इनको कौन करता है? प्रोफेशनल्स हैंडल नहीं करते। इनको ब्यूरोक्रेट्स हैंडल करते हैं। नौकरशाह जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो हैंडल करते हैं। जिसकी वजह से इनको ये कंटिन्यू लॉस में चलते हैं, नुकसान में चलते हैं। और हरियाणा में ऐसी जो अ, मतलब चीज़ें कहें, अगर संक्षेप में कहें, तो हरियाणा राज्य के अंदर बहुत सारे आर्थिक और गैर आर्थिक समस्याएं हैं। आर्थिक समस्याएं भी हैं, गैर आर्थिक समस्याएं भी हैं। और ये दोनों समस्याएं जब मिल जाती है ना, तो हरियाणा की जो विकास दर है, उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न करती है, उसके अंदर रुकावट उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है? और इन सभी को एक साथ अगर हम मिलाएं, तो कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ है प्रॉब्लम्स। ठीक है? इसी के साथ हमारी होती है आज की क्लास कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है? और अगर किसी को भाई मेरे एग्जांपल्स से थोड़ी का बुरा लग जाए, भाई एग्जांपल्स का बुरा लग जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशली सोच के एग्जांपल बनाता हूँ। मैं ऐसे एग्जांपल डालने की कोशिश करता हूँ जो हमें हमसे रिलेट कर सके। अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे ना, तो यकीन मानिएगा जो आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, उनका सॉल्यूशन भी हम अपनी हमारी सोच पे कर पाएंगे। ठीक है? लेकिन एमसीक्यू करने से पहले सिलेबस बहुत जरूरी है, तो सिलेबस का काम मैं कर रहा हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है? ओके, तो मैं आनंद सिंह विदा लेता हूँ आज के इस लेक्चर से। कल लेके आएंगे आपके लिए नया लेक्चर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।